तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अभी आपके सामने है, जो आप काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम में डाल रही है, वो है केस स्टडीज। क्योंकि आपके हर एग्जाम में आपको केस स्टडी देखने को मिलेंगी। तो बच्चों को वही डाउट है कि भैया केस स्टडी आ रही है, अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो आप लोग पता नहीं डरते क्यों केस स्टडी से, जबकि आपको केस स्टडी से डरना नहीं चाहिए। केस स्टडी थोड़ा आसान होती है, हाँ। जिन बच्चों ने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी उनके लिए थोड़ा सा, मैं कह सकता हूँ, थोड़ा सा टफ हो सकती है। बट इतनी भी टफ नहीं होती है, आपको मैं बताऊंगा। केस स्टडी तो आपके लिए और अच्छा होता है, आपको लाइक कंटेंट मिलता है लिखने के लिए, आपको ज्यादा कुछ रटा हुआ लिखने की जरूरत नहीं है। चलो मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। होता क्या है, दो तरह की स्टडीज होती हैं आपकी। एक होती है आपकी डायरेक्ट केस स्टडी, एक होती है आपकी इनडायरेक्ट केस स्टडीज। अब आप बोलोगे भैया ये क्या है। सो डायरेक्ट केस स्टडीज में क्या होगा, सबसे पहले जब भी आप कोई केस स्टडी देखो, ठीक है, तो उसकी ना लास्ट की 2 या 3 लाइन, लाइक फुल स्टॉप के बाद का की जो फुल स्टॉप के बाद का जो सेंटेंस होगा ना, वो रीड कर लेना। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली इसमें पूछा क्या है। वो डायरेक्ट होती हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसके ये लाइक कुछ 4 फैक्टर्स लिखने हैं या क्या लिखना है, आपको समझ आ जाएगा उससे। आप बोलोगे भाई ये किस सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगी? ये आपको ज्यादातर आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में देखने को मिलेंगी, इस तरह की। ठीक है, वहां इनडायरेक्ट भी आती है बट डायरेक्ट वहां ज्यादा आती है, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। कभी कभी ऑडिट में भी देखने को मिल जाती है, लॉ में भी मिल जाती है। तो वो केस स्टडी होती है जिसमें ऊपर का पैरा इतना मैटर नहीं करता है, उसमें भले कुछ भी कहानी लिखी हो, आपको लास्ट की लाइन पढ़ के समझ आ जाएगा कि क्या है। जनरली जब भी आप इस तरह की केस स्टडीज उठाओगे, तो कभी कभी क्या होता है, केस स्टडी में आपके ना कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं साथ में, 1 2 3 4 5। तो आपको सबसे पहले उन क्वेश्चंस को रीड करना है। रीजन बिंग कि आपको समझ आएगा जब आप उन क्वेश्चन को पढ़ लोगे कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। उस केस स्टडी, जब आप उस केस स्टडी को पूरे पैरा को पढ़ रहे होगे, तब आपको समझ आएगा कि हाँ, आपको बेसिकली किस पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देना है। नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो किसके बेसिस पे बने हुए हैं, तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है। और एक जो चीज मैंने नोटिस करी है, आई डोंट नो लाइक हर बार एप्लीकेबल होगी या नहीं। अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो जनरली फर्स्ट पैरा से होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है तो जनरली सेकंड पैरा से होता है। आप लोगों ने भी कभी कभी नोटिस किया होगा, ऐसा होता है। मतलब हमेशा होता है ऐसा जरूरी नहीं है, बट मैंने ज्यादातर अभी तक ऐसा ही देखा है, ऐसा होता है। तो आप ये वाली ट्रिक भी थोड़ा देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर लाइक 1 है केस स्टडी का, तो जनरली क्वेश्चन के फर्स्ट पैरा से हो रहा होगा उसका आंसर। तो लाइक ये तो एक वो है कि आप देख सकते हो। तो अब आपको आपके लाइक जो इनडायरेक्ट केस स्टडी होती है, इनडायरेक्ट केस स्टडीज का क्या करना है, प्रॉब्लम वहां आती है। तो नो डाउट आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने जरूरी हैं। मैंने आपको शुरू से कहा था कि आप चाहे सिलेबस 70 या 80% करो, बट आप अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आपको चीजें अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होगी। अगर आप एक बार चीजों को समझ गए ना, तो आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा। मैंने लॉ को याद कैसे करना था, मैंने उसमें भी यही बोला था कि आपको समझने पे ज्यादा ध्यान देना है रटने से। अगर आप रटोगे चीजों को तो उससे होगा कुछ नहीं, वो आप भूलते चले जाओगे। आपको मल्टीपल रिवीजन चाहिए होंगी जब आप उसको याद रख पाओगे। बट अगर आप एक बार चीज समझ लोगे तो आपको इतना दिक्कत नहीं होगी। आप 1 या 2 रिवीजन करोगे, आपको वो चीज आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब लाइक एग्जाम से कुछ दिन पहले अब आप लाइक अंडरस्टैंड तो कर नहीं सकते हो चीजों को। तो आपको करना क्या है, कभी इतना तो आपको कोई भी चीज की अंडरस्टैंडिंग है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई लॉ की बात करें, तो कोई अगर फॉर एग्जांपल बोनस एक्ट से कोई क्वेश्चन आया है, तो आप क्या करोगे, उस बोनस एक्ट के आप ये देखोगे, अच्छा इसमें इस प्रोविजन की बात हो रही है, इतना तो आप समझ सकते हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको समझ तो आ जाएगा ना कि वो क्या है, किस चीज के बारे में रहा है। तो सबसे पहले आप वही पहला जो पैरा बनेगा, आपको 3 पैरा में आंसर देना। ये आपने हर किसी से सुना होगा, ये होता करना भी आपको इसी तरह है। आपको सबसे पहले फर्स्ट पैरा में आपको उसका प्रोविजन लिखना है, लाइक एज पर दी प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट और बोनस एक्ट, जो भी आपका एक्ट वहां पे एप्लीकेबल है, सेक्शन नंबर याद है और आप 210% श्योर हो, तो ही आप वहां पे लिखना, वहां पे सेक्शन नंबर, अदरवाइज छोड़ देना। चाहे आप इंटर में हो चाहे फाइनल में हो। फाइनल में आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको सेक्शन नंबर बताओ, बट अगर आपको नहीं पता तो इट्स ओके, क्योंकि अगर आप गलत कोट कर दोगे तो वो आपको जीरो कर देंगे। और जीरो से अच्छा है कि कुछ मार्क्स हमारे कट जाए, वो ज्यादा अच्छा है। इंटर में तो ऐसे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे सेक्शन नंबर के ऊपर, फाइनल में मे भी शायद कट सकते हैं, तो हाफ या 1 मार्क्स काट लेंगे। इससे क्या होगा, जीरो तो नहीं होगा एटलीस्ट। तो अगर आप श्योर हो तो ही आप लाइक सेक्शन नंबर कोट करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, मुझे लगता नहीं है ऐसा आपको लाइक सेक्शन नंबर कोट ना करने के ऊपर आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर कुछ ऐसा है, फॉर एग्जांपल फाइनल में पेनल्टीज वगैरह आती हैं, आपको वहाँ पे सेक्शन नंबर थोड़ा बहुत पता होने चाहिए। रीजन बीइंग कि वो सेक्शन नंबर ही कोट कर देता है डायरेक्टली, तो आपको समझना पड़ेगा कि बोल कौन से सेक्शन की बात रहा है। तो वहाँ पे फाइनल में थोड़ा चैलेंज है, बट इंटर में आपको नहीं है। इंटर में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सेक्शन नंबर से बचना है। अगर आपने नहीं याद करा है, बिल्कुल कोट मत करना, गलती से ही मत करना। पहले पैराग्राफ में आप क्या करोगे, एज पर दी सेक्शन नंबर ऑफ दिस, ये
अगर सेक्शन नंबर नहीं पता तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट और बोनस एक्ट जो भी है, आप फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोविजन के बारे में बोल रहा है, लाइक अगर प्रोस्पेक्टस से आया है वो केस स्टडी और वो पूछ रहा है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो आप उसको सिंपल बोलोगे लाइक एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मींस ये आप जो भी चीज़ आप वो प्रॉपर उसको फर्स्ट पैराग्राफ में उसका जो बेसिक प्रोविजन है आप वो बताओगे, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में आप लाइक फर्स्ट पैराग्राफ में जो भी उसके रिलेटेड लॉ एप्लीकेबल होता है आप उसको प्रॉपर वे में लिखोगे, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ आप एक रो छोड़ देना, एक लाइन छोड़ना, उसके बाद में सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करना। ज़्यादा लाइक कंजेस्टेड लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा खुला खुला लिखना अच्छा लगता है, देखने में सुंदर लगेगा और ऑफ कोर्स आपके पेजेस बढ़ेंगे। लाइक हमारा पेज बढ़ाना बिल्कुल मोटिव नहीं है क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम में यहाँ पे मैटर ही नहीं करता है, बट स्टिल आपका थोड़ा खुला खुला लिखोगे तो उससे अच्छा लगेगा। सेकंड पैराग्राफ में आपको अब केस को लाइक एक्सप्लेन करना है, ये सबसे इजी पैरा होगा, इसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको केस में क्या लिखा है वो एज इट इज लिखना है, मतलब क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है। अगर आप लाइक वहाँ पे केस को पढ़ो और उसमें फिर आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। सेकंड पैराग्राफ में आप उस जो केस स्टडी आ रखी है आप उसी को एक्सप्लेन करोगे, लाइक वहाँ पे हुआ क्या है, फैक्ट ऑफ द केस करके, ठीक है, आप उसमें उसके फैक्ट्स बताओगे। थर्ड पैराग्राफ जो आपका बनेगा वो बनेगा कंक्लूजन, ठीक है। अब कंक्लूजन में आपका मेन पार्ट आएगा और आपका जो मार्क्स होते हैं आपके वो ज्यादातर कंक्लूजन के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इसमें आप क्या करोगे, आप जो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में प्रोविजन लिखा है, सेकंड पैराग्राफ में आपने जो केस बताया है उन दोनों को आपको कंक्लूड करना है कि जो केस के अंदर हुआ है और जो एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, तो हुआ क्या, लाइक वो हुआ है नहीं हुआ है। तो वहां पे जैसे कभी पूछ लेता है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो क्या वो उसको स्यू कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो आप बताओगे कि लाइक एज पर द प्रोविजन ये है और इसमें इसने ये किया है तो इसके अकॉर्डिंगली इसको स्यू कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो वो आप लाइक कंक्लूड करोगे। इतना तो आपको पता है कि उसको कंक्लूड कैसे करना है, तो आपको लाइक मैं बोलूंगा कि आप अगर कोई प्रोविजन आपसे डायरेक्ट पूछ ले, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ ले, तो मे बी आप शायद चीजें क्रैम करके नहीं गए हो तो आप बहुत बड़ा आंसर ना लिख पाओ 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग या 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग। बट अगर आपने केस स्टडी आप लाइक आपके एग्जाम में केस स्टडी आई है तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो, लाइक इतना टफ आपको होने ही नहीं वाला है आपको आंसर फ्रेम करने में वहां पे, क्योंकि आपको सब कुछ नहीं लिखना है, आपको वो किसी प्रोविजन का भी छोटा सा पार्ट पूछेगा, आपको वही पार्ट एक्सप्लेन करना है, पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पे बहुत कुछ लिखना पड़ता है, तो अच्छी बात कि केस स्टडी आ रही है और डरो मत इस केस स्टडी से, केस स्टडी इतना प्रॉब्लम नहीं देगी आपको, आप इजीली कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप लाइक बहुत जल्दी करना है तो आप सीए का मटेरियल रेफर कर सकते हो सिर्फ केस स्टडीज के लिए, ठीक है। और लाइक अभी तो फिलहाल अपने मॉड्यूल के ऊपर स्टिक रहो, अगर मॉड्यूल में है कुछ केस स्टडीज तो आप उन केस स्टडीज को करो, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सीए के मॉड्यूल देख लो, सी इंस्टीट्यूट ने काफ़ी सारी केस स्टडीज अलग से भी इशू कर रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हो, तो आपका लाइक टाइम बच जाएगा और जनरली क्वेश्चन भी आपको मोर और लेस वैसे ही देखने को मिलेंगे। तो आई होप लाइक केस स्टडी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ध्यान से करना, केस स्टडी से डरो मत, बेस्ट दे के आओ और अच्छे से लाइक अपने 3 पैराग्राफ बना के आओ वहाँ पे, ठीक है। अपना हर पैराग्राफ के बाद में लाइन छोड़ो, खुला खुला लिखो, प्रॉपर अच्छी हैंडराइटिंग लिखो, एंड मुझे नहीं लगता फिर आपके मार्क्स कहीं जाने वाले हैं। और या प्रैक्टिकल हो चाहे लाइक थ्योरी हो, क्योंकि कभी कभी वो प्रैक्टिकल्स में भी केस स्टडी बना देते हैं, तो आपको डरना कुछ नहीं है, बस वो एक्स्ट्रा कहानियां ऐड हो जाएंगी, उस कहानियों को हटा देना है, अपना मेन मेन चीजें वहां से लाइक अंडरलाइन कर लेना है या फिर उसको ऑन पेपर लिख लेना, क्योंकि आपको सब कुछ जितनी भी वो कहानी लिखी हुई है आपको पूरी कहानी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अपना काम की चीज देखो उसमें से, दैट्स इट। ये मत देखो कि अच्छा 2 पेज की केस स्टडी है, वो 2 पेज की वैसी ही है, आप सिर्फ उसमें से अपनी अपने काम की चीज उठाओ, जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं सिर्फ उनको सॉल्व करते हो चलो। ये मान के चलो अगर उसने 5 क्वेश्चन पूछे हैं तो हर पैराग्राफ एक केस स्टडी, ऐसे मान के चलो, वो ठीक है, आपकी लाइक फ्लो पूरा एक मैच कर रहा होता है, तो आपको देख के लगता है इतनी बड़ी केस स्टडी कैसे होगी, बट आप उसको मान के चलो वो अलग अलग उसमें टूटी हुई है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट पैरा से निकल जाएगा, सेकंड आपको सेकंड से निकल जाएगा, जनरली ऐसा होता है। कुछ कुछ में आपका सारे लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है इंटरलिंक होता है, जैसे जीएसटी क्वेश्चन आ गया तो उसमें हो सकता है कि आपकी कंपटीशन चल रही हो शुरू से ही, कि पहले वो आपसे प्लेस ऑफ सप्लाई दिखवा देगा, टाइम ऑफ सप्लाई दिखवा सकता है, फिर उसके बाद में आपको कंपटीशन करने को बोलेगा इनकम की, कि इस केस के अकॉर्डिंग कितनी इनकम कंप्यूट हुई, ठीक है। उसके बाद में आपको टैक्स लायबिलिटी निकालने को, मतलब वो सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो केस स्टडी है उससे घबराओ मत, अच्छे से उसको लाइक
प्रैक्टिस करो एंड देन या अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा ध्यान दो और अपना अच्छे से रिवाइज कर लो, जिससे आपको केस स्टडी सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी एमसीक्यू है, आपका वन वर्ड है, आप बहुत इजीली लाइक स्कोर कर लोगे। सिर्फ अगर केस स्टडी आपकी लाइक वीक भी है तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल छोड़ के जाओ, अगर आपके प्रोविजन अच्छे हैं, आपने कंटेंट याद कर रखा है, केस स्टडी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं देने वाली है, ठीक है। सो या चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग नए हो चैनल के ऊपर और आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को। वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, अपने फीडबैक, अपने सजेशन शेयर करना वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।